सुबह के 11 बज गए थे और ईशा अभी तक आराम से सो रही थी। तभी उसकी मम्मी रसोई से उसे आवाज लगाती है, ईशा बेटा 11 बज गए, उठ जा अब। अरे अभी तक ईशा उठी नहीं है, ये कोई तरीका है क्या मम्मी? तुम जाना अभिषेक, तुम ही उठा कर लाओ उस आलसी को। आप रुको, देखो मैं अभी फट से उठा कर आता हूँ। तभी अभिषेक अपनी बहन ईशा के कमरे में जाता है और उसके चेहरे पर एक गिलास पानी गिरा देता है। ईशा गुस्से से खड़ी हो जाती है। क्या है अभिषेक के बच्चे, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। इतना कैसे सो लेती हो तुम? तुम्हें क्या दिक्कत है, पानी क्यों गिराया? मुझे तो मम्मी ने कहा था तुम्हें उठाने के लिए। ठहर जाओ, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। तभी ईशा पानी से भरा ग्लास उठाकर अभिषेक के पीछे भागती है और दोनों कमरे से बाहर भाग जाते हैं। अभिषेक यहाँ वहाँ भागने लगता है। अरे क्यों लड़ रहे हो दोनों? अरे रुक जाओ, मम्मी बोलो ना इसे। मत कर ईशा, जाने दे, मैं तो इस पर पानी गिरा कर रहूंगी। तभी अभिषेक अपनी मम्मी के आसपास घूमने लगता है और गलती से ईशा अंजनी पर ही पानी गिरा देती है। उप्स, सॉरी मम्मा। मिल गई शांति, अब बैठ जाओ दोनों। हाँ अब सही है। क्या है मम्मी, ऐसे ही उठाया मुझे। बेटा 11 बज गए हैं, दोपहर के खाने का टाइम हो रहा है और तू अभी तक सो रही थी। आपको तो पता है ना मुझे सोना कितना पसंद है। और मम्मी आप तो इसकी शादी करती रहती हो, ऐसे रहेगी क्या इस ससुराल में? सास के ताने सुनेगी देखना। वही तो, अब थोड़ी अपनी आदतें बदल ले ईशा। अरे मैं क्यों आदतें बदलूं, मेरी सास अपने आप एडजस्ट करेगी, आप भी तो कर ही रही हैं। बेटा सास तो सास ही होती है, तो आपकी बेटी कौन सा कम है, सबको सीधा करके रख दूंगी, देखना। अभी तो शादी हुई भी नहीं है और अभी से ही अपनी सास के खिलाफ ऐसे बोल रही है ये। तुम चुप रहो, अपना काम कर लो। तेरे पापा तो काम पर चले गए हैं, रोज मुझे कहते हैं कि ईशा को कोई काम सिखा, जल्दी उठना सिखा। अब भाई मैं क्या करूं, तो आप पापा को बोलने दो ना। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। अब मैं कपड़े बदल लूं, तू भी नहा ले जाकर। अंजनी भी वहाँ से चली जाती है। असल में ईशा बहुत लाड प्यार से पली बड़ी थी और उसे कोई भी काम नहीं आता था। वो बहुत नखरेबाज भी थी। थोड़ी देर में ईशा तैयार होकर आ जाती है। मम्मी जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे जाना भी है। अरे कहाँ जा रही है? मम्मी फ्रेंड्स के साथ मॉल घूमने जा रही हूँ। बेटा 2 दिन पहले ही तो तू मॉल घूमने गई थी, तो मैं क्या करूँ मम्मी, घर बैठी रहूं क्या? अरे थोड़ा बहुत काम करवा लिया करो मम्मी के साथ, जब देखो घूमना फिरना मौज मस्ती। तुम्हें क्यों चिढ़ मच रही है, तुम भी घूम लो जाकर। मुझे तो कोई शौक नहीं है टाइम वेस्ट करने का, तुम ही जाओ। अंजनी ईशा के लिए नाश्ता लेकर आती है। बेटा थोड़ा घर की जिम्मेदारियां लेना भी सीखो, आजकल तेरे पापा तेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। हाँ तो मैंने कब मना किया है, देख लो। लेकिन ऐसी जिंदगी जिएगी तो आगे घर कैसे संभालेगी? घर मैं क्यों संभालूंगी मम्मी, नौकरानी होगी ना, मेरी सास भी होगी और मेरे प्यारे पतिदेव भी तो कुछ करेंगे ना। अच्छा तो तुम क्या करोगी ससुराल में? वही जो यहाँ करती हूँ, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, पार्लर जाना, मूवी देखना, पार्टी मौज मस्ती, बस। हे भगवान, पता नहीं इस लड़की को कब अकल आएगी। ये ऐसे ही रही तो बस हो गया कल्याण सबका। नाश्ता करके ईशा घर से अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती है और शाम के 7 बजे वापस आती है। जब घर आती है तो देखती है कि उसके पापा महेश भी घर आ चुके थे। इतनी लेट आ रही हो तुम? पापा सिर्फ 7 ही तो बजे हैं, कहाँ लेट है, आप ही आज जल्दी आ गए हैं। बेटा जिंदगी में हर वक्त सिर्फ मौज मस्ती और यही सब नहीं करते होते, थोड़ा घर संभालना भी आना चाहिए लड़की को। ओहो, घर के सारे लोग पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। पीछे इसीलिए पड़े हैं क्योंकि तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है मैंने, बहुत अच्छे घर का है लड़का। अच्छा, ये तो अच्छी बात है पापा। हाँ तो इसीलिए तुम्हें समझा रहे हैं कि थोड़ा घर का काम भी सीख लो। पापा आजकल के टाइम में ऐसी बातें कौन करता है, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। बेटा जमाना चाहे पुराना हो या नया, लड़की को घर संभालना तो आना ही चाहिए। मुझे सब आता है पापा, बस मैं करती नहीं हूँ, मम्मी कर तो लेती है। तुम्हारी माँ का थोड़ा हाथ भी तो बटाना चाहिए ना तुम्हें। शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारी आ जाएगी ना पापा, फिर सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है, तो संडे को लड़के वाले आएंगे घर पर। लेकिन कुछ बताइए ना, करता क्या है लड़का, कौन कौन है घर में? लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी माँ है, पापा की 4 साल पहले डेथ हो गई थी। घर में सिर्फ यही 2 लोग हैं। अरे वाह, बस फिर ठीक है। आपने अच्छे से पता तो कर लिया है ना? हाँ मैंने सब जानकारी निकलवा ली है, हमारी पुरानी जान पहचान भी निकल आई थी। बाकी लड़का लड़की एक बार बात कर लेंगे तो देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ वो तो ठीक है। संडे के दिन साहिल और उसकी माँ वनीता रिश्ते के लिए उनके घर पहुँचते हैं और ईशा को देखते ही साहिल बहुत खुश हो जाता है। सब लोग बैठते हैं और कई देर तक बातें चलती है। ईशा बेटी, तुम्हें साहिल कैसा लगा? आंटी एक बार हम दोनों आपस में बात करना चाहते हैं,
इसके बाद ही कोई डिसीजन ले पाएंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है ईशा, तुम अलग से दोनों कमरे में जाकर बैठ जाओ। साहिल और ईशा एक कमरे में जाकर बातें करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से काफी खुशी खुशी बात कर रहे थे। ईशा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मुझे भी तुम ठीक ही लगे। चलो, अच्छी बात है। लेकिन शादी के बाद मुझे कोई बंधन नहीं चाहिए, कोई फालतू की रोक टोक नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा क्यों होगा? हम भी ब्रॉड माइंडेड हैं। जैसे तुम अपने घर में रहती हो वैसे ही रहना। ठीक है। घर में मैं, तुम और माँ ही तो होंगे। बस तुमको उनका अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ, वो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हें बता दूं कि मुझे घर का कोई काम नहीं आता। साहिल ये बात सुनकर हंसने लग जाता है। अरे तो क्या हो गया, जब जिम्मेदारी आएगी तो सब अपने आप ही सीख जाओगी। असल में मैंने कभी कोई जिम्मेदारी ली ही नहीं है। बहुत लाड प्यार से पाला है मेरी माँ ने मुझे। अपने बच्चों को सभी लाड प्यार से ही पालते हैं ईशा, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ सीख लिया जाता है। मैं भी पहले काम नहीं करता था, लेकिन जब से पापा की डेथ हुई तो मैंने हर जिम्मेदारी ले ली। हाँ, ये बात तो सही है। तो तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर अच्छे से जिंदगी जिएंगे। ठीक है। पहली मुलाकात में ईशा और साहिल एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे, लेकिन विनीता नहीं जानती थी कि बहू के रूप में ईशा उसके लिए सही थी या नहीं। ईशा और साहिल बात करके बाहर आते हैं और दोनों काफी खुश लग रहे थे। इन दोनों को तो देखकर लग रहा है कि बात बन गई है। हाँ हाँ हाँ, सही कहती है बहन जी। हाँ मम्मी, सही सोचा आपने। सभी खुश हो जाते हैं और इसी के साथ साहिल और ईशा का रिश्ता पक्का हो गया था। कुछ देर बाद विनीता और साहिल खड़े हो जाते हैं। ठीक है समधन जी, अब हम चलते हैं। आगे के प्रोग्राम की बात कॉल पर करेंगे। अरे नहीं नहीं, अब तो खाना खा कर ही जाना है आपने। बिल्कुल, 12 तो यही बज गए हैं। बनाते बनाते खाने का टाइम भी हो जाएगा। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। समधन जी, आप कैसी बातें करती हैं? आखिर अब हम रिश्तेदार हो गए हैं, इतना कहा तो मानना ही पड़ेगा। सबके कहने पर विनीता और साहिल लंच के लिए वहाँ रुक जाते हैं। चलो अंजनी, तुम और ईशा किचन का काम कर लो, बाकी मैं कुछ सामान ले आता हूँ बाजार से। हाँ ठीक है ईशा बेटा, चलो रसोई में। अरे समधन जी, चलिए हम दोनों बना लेते हैं मिलकर, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। अरे अरे नहीं, आप थोड़ी ना काम करेंगे यहाँ, ईशा है ना। तो क्या हुआ मम्मी, आप दोनों मिलकर बना लो ना, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये बात सुनकर विनीता हैरान रह जाती है और अंजनी थोड़ा हड़बड़ा जाती है कि उसकी बेटी ने इस तरह की बात बोल दी है। ये बच्चे भी ना आजकल कुछ भी बोल देते हैं। ईशा थोड़ी मजाकिया है, आप बुरा मत मानना। हाँ कोई बात नहीं। ईशा चलो मेरे साथ रसोई में। लेकिन मम्मी मैं क्या करवाऊंगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। विनीता हैरानी से देखती है। क्या तुम्हें रसोई का काम नहीं आता? नहीं मम्मी जी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मम्मी ने कभी मुझसे काम करवाया ही नहीं है। वो क्या है ना समधन जी, कि माँ बाप तो अपने बच्चों को लाड़ प्यार से ही रखते हैं, तो कभी दोनों बच्चों पर प्रेशर नहीं दिया हमने। असल में मुझे शौक भी नहीं है काम वाम करने का, भला मैं कोई काम करने के लिए थोड़ी ना हूँ। वहीं अंजनी बार बार ईशा को चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन ईशा अंजनी की तरफ देख भी नहीं रही थी। हे भगवान, रिश्ता होते ही अब टूट भी जाएगा। मुझे तो लगता है ईशा की इन 3-4 बातों से विनीता को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वहीं महेश और अंजनी अपनी बेटी ईशा को गुस्से से देख रहे थे। ईशा के फेवर में बोलने के लिए साहिल आगे आता है। हाँ मम्मी, वो ईशा ने मुझे बताया कि उससे काम नहीं आता, लेकिन मैंने कह दिया कि मेरी मम्मी सब कुछ सिखा देंगी। हाँ वो तो ठीक है, असल में मैं भी पूछना भूल गई थी इस बारे में। वो क्या है ना समधन जी, बस ये पढ़ाई लिखाई में रह गई, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी काम करवाने की। कोई बात नहीं समधन जी, मैं इसे सब सिखा दूंगी, ये सीख तो लेगी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं सीखेगी, बोलना ईशा बेटी। हाँ मम्मी जी, मैं सब सीख लूंगी, मेरी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। चलो ठीक है, तुम सब बैठो बातें करो और हम दोनों लेडीज खाने की तैयारी करते हैं। असल में साहिल को ईशा बहुत पसंद थी, इसीलिए वो पहले दिन से ही ईशा के साथ खड़ा हो गया था। कुछ देर में खाना तैयार हो जाता है और सब लोग एक साथ बैठकर खाते हैं और शाम के वक्त साहिल और विनीता उनके घर चले जाते हैं। ईशा, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? ऐसे बात करते हैं अपने ससुराल वालों के सामने। लेकिन अब मैंने क्या किया पापा? बेटा, तुम्हारा रिश्ता टूटते टूटते बचा है, मैंने तो समझा बस टूट ही गया। मम्मी पापा, अभी भी कह रहा हूँ, इसे कोई अकल दे दो, वरना आगे जाकर परेशानी ही होगी। तुम तो चुप ही रहो अभिषेक, जब देखो मेरे खिलाफ बोलते रहते हो। तुम्हारा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, थोड़ा समझ से बात किया करो। मुझे तो समझ में नहीं आता मैंने किया क्या, जो कहा सच ही कहा। बेटा, सच कहने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि जो मुंह में आए बोल दिया। ससुराल में ये सब नहीं चलता। आप सब मेरी चिंता मत करो, मेरी शादी हो रही है ना, चली जाऊंगी यहाँ से, खुश रह लेना सब। ईशा गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है।
धीरे धीरे साहिल और ईशा एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा वक्त देने लगे थे। एक दिन दोनों एक कैफे में बैठे थे। ईशा, मुझे सच में तुमसे बहुत प्यार हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है साहिल, अब मैं कुछ ही टाइम में तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी, होना ही चाहिए। बस उसी बात का तो बेसब्री से इंतजार है। पता नहीं ये 1 महीना कैसे निकलेगा। सिर्फ एक ही तो महीना बचा है हमारी शादी में। मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी करें हम शादी। तुम चुप करो, जल्दी नहीं, बहुत लेट है, पहले ही कर लेनी चाहिए थी। अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। अच्छा जी, इतना प्यार? हाँ। तो फिर शादी के बाद भी प्यार ऐसे ही रहना चाहिए, यूं ना हो कि मैं तुम्हारे घर आऊं और तुम मेरी कोई वैल्यू ही ना समझो। ऐसा कभी नहीं होगा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, मैं नहीं बदलूंगा कभी। पक्का प्रॉमिस? हाँ हाँ प्रॉमिस। देखते ही देखते 1 महीना और निकल जाता है और साहिल और ईशा की शादी भी हो जाती है। ईशा अपने नए घर में आ जाती है। बेटा, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। मुझे अपनी सास कम और माँ ज्यादा समझना। ठीक है मम्मी जी, कभी भी कोई बोझ मत लेना, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें काम भी सिखा दूंगी। ठीक है मम्मी जी। शादी के 4 दिन बाद ईशा की पहली रसोई का दिन था, तो वनीता अपने बहू के पास जाती है। तब ईशा तेज म्यूजिक पर डांस कर रही थी। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? आवाज कम करो। कम आवाज में डांस नहीं होता मम्मी जी। आ जाओ, आप भी आ जाओ, रसोई में चल, काम है थोड़ा। ईशा म्यूजिक बंद कर देती है। अब बताइए क्या काम है? ईशा बेटा, आज तेरी पहली रसोई है, यहीं से शुरुआत होगी घर की जिम्मेदारी की। लेकिन मुझे क्या करना होगा मम्मी जी? तू बस रसोई में आकर हलवा बना ले। सबसे पहले कुछ मीठा ही बनता है। हलवा? लेकिन मम्मी, मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं। हाँ हाँ, मुझे पता है, तभी मैं तेरे पास ही खड़ी रहूंगी। जैसा जैसा मैं बोलती हूँ वैसा वैसा करती जाना। अच्छा हाँ, फिर तो मैं बना लूंगी, आप बस मेरे साथ खड़े रहना। ठीक है। ईशा हलवा बनाना शुरू करती है, लेकिन उसे तो कड़छी भी पकड़नी नहीं आती थी। अरे बेटा, कड़छी ऐसे नहीं पकड़ते। तो कैसे पकड़ूं मम्मी जी? विनीता उसे कड़छी पकड़ना सिखाती है। अब मैं इसमें घी और फिर सूजी डाल रही हूँ और तू इसे हिलाते रहना। वनीता सामान डालती है और ईशा उसमें जोर जोर से कड़छी लगाने लगती है, जिससे सूजी नीचे गिरने लगती है। अरे अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? हिलाना है, तू तो उछालने ही लग गई। मम्मी जी, आप ही करके दिखाइए ना, मुझे नहीं आता। विनीता फिर से उसे सिखाती है, लेकिन ईशा को कुछ भी समझ नहीं आता। वो बार बार अपनी सास को ही सब करने का कह देती है। बेटा, पहली रसोई तो तेरी है और बना मैं रही हूँ। देख, हलवा बनकर तैयार भी हो गया। मम्मी, अब धीरे धीरे सीख जाऊंगी ना। अच्छा कोई बात नहीं, चल तूने कोशिश तो की। वही तो, इतना तो मैंने कभी नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, अब ऐसा कर, मेरे लिए चाय बना दे। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो चाय बनानी ही नहीं आती। ये बात सुनकर विनीता हैरान हो जाती है। क्या, तुझे चाय तक बनानी नहीं आती? नहीं मम्मी जी। चल आजा, मैं सिखा देती हूँ बेटा, चाय तो बच्चे भी बना लेते हैं। आप सिखा दो ना मम्मी जी। विनीता उसको चाय बनाना सिखाती है। खैर शुक्र है कि ईशा चाय बनाना सीख गई थी। दोपहर के वक्त सब्जी बनाने का समय हो जाता है और वनीता ईशा को अपने पास बुलाती है। ईशा बेटी, सब्जी बनाने का वक्त हो गया है, चल आजा। आ रही हूँ मम्मी जी। विनीता सब्जी बनाती रहती है और ईशा पास खड़े होकर देखती है, लेकिन सब्जी से ज्यादा उसका ध्यान फोन चलाने पर था। ईशा बेटे, अगर फोन चलाती रहेगी तो कैसे सीखेगी? मम्मी, देख रही हूँ ना मैं सब कुछ। ईशा लगातार फोन देख रही थी और सब्जी बनाने पर ध्यान नहीं दे रही थी। मम्मी, 2 मिनट में आ रही हूँ, कोई कॉल करनी है। लेकिन सब्जी तो सीख ले। बस अभी आई। ठीक है। ईशा वहाँ से चली जाती है। ईशा तो किसी भी चीज पर अच्छे से ध्यान ही नहीं दे रही। ऐसे कैसे मैं इसको काम सिखाऊंगी, समझ में नहीं आता। असल में ईशा जानबूझकर ही कोई काम सीखना नहीं चाह रही थी, इसीलिए वो लापरवाह बन रही थी। ईशा आधे घंटे बाद रसोई में वापस आती है। हाँ मम्मी, आ गई मैं। अब तो सब्जी बन भी गई और ठंडी भी हो गई। ओह अच्छा, मैं लेट हो गई। तुमने तो कहा था मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। बस मम्मी, थोड़ा टाइम लग गया, चलो रात को सीख लूंगी। ठीक है। जब भी विनीता उसे कोई काम सिखाने के लिए बुलाती तो ईशा कभी फोन पर लगी रहती या फिर यहाँ वहाँ चली जाती थी और सारा काम वनीता को ही करना पड़ता। कुछ दिन बाद, बेटे, तू तो किसी काम पर ध्यान ही नहीं दे रही है, ऐसे कैसे सीखेगी? तो क्या हुआ मम्मी जी, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। लेकिन देखेगी और खुद करेगी तभी सीखेगी ना। असल में मम्मी जी, मुझे शौक ही नहीं है कुछ बनाने का, तो मेरा मन ही नहीं करता सीखने का। लेकिन तू तो कहती थी कि मैं सब सीख लूंगी। अब वो तो कहना ही पड़ता है, ऐसे में मना कर देती तो आप तो रिश्ता ही ना होने देती ना। ईशा की ये बात सुनकर विनीता हैरान रह जाती है। बेटा, तू इस घर की बहू है, मेरे बाद घर तुझे ही संभालना है। तो अभी आप कौन सा दुनिया छोड़कर जा रही हैं? जब आपको कुछ होगा
तब की तब देखेंगे। और ईशा वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त जब साहिल घर आता है तो विनीता उसे अपने पास बुलाती है। साहिल बेटा, ईशा तो घर के कोई काम पर ध्यान ही नहीं देती, अब क्या करूं बता। तो क्या हुआ मम्मी, अभी उसे घर में आए को महीना भर ही हुआ है, अब धीरे धीरे ही सीखेगी ना सब कुछ। लेकिन बेटा, उसने आज ही मुझसे कहा था कि उसका मन ही नहीं करता सीखने का। मम्मी आप एडजस्ट कर लो ना, अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। लेकिन तू थोड़ा ईशा को समझा कि मेरे साथ हाथ बटाया करे। समझा दूंगा, लेकिन आप उसे कुछ मत कहना मम्मी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर कहीं वो नाराज होकर चली गई तो मैं कैसे रहूंगा उसके बिना। ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। वैसे भी मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा, और अब आपको ध्यान रखना है मम्मी कि मेरा ये प्रॉमिस ना टूटे। वनीता अपने बेटे की वजह से ईशा को ज्यादा कुछ न कहने का सोचती है और दिन रात घर का काम करती रहती। एक दिन सुबह सुबह विनीता के घर की डोर बेल बजती है। मैं देखता हूँ मम्मी कौन है। साहिल जैसे ही दरवाजा खोलता है, एक खूबसूरत लड़की दरवाजे पर खड़ी होती है और साहिल को देखते ही उसे गले से लगा लेती है। वहीं ये सब देखकर ईशा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे समीरा तुम, व्हाट अ सरप्राइज। हाँ साहिल, कैसे हो तुम? कौन है ये लड़की? अरे रिलैक्स भाभी, चिंता मत करो, आपकी ननद हूँ मैं। ये बात सुनकर ईशा के दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। बेटा, ये मेरी भतीजी है। एक्चुअली मेरे एग्जाम चल रहे थे और शादी में आ नहीं पाई भाभी। समीरा गले लगकर अपनी भाभी ईशा से मिलती है। और बताइए बुआ जी, कैसे चल रहा है सब? आप सास बहू में बनती तो है ना? हाँ हाँ सब अच्छा है, बहुत अच्छा किया जो आ गई। हाँ, लेकिन भाभी तो डर ही गई थी कि न जाने कौन लड़की आकर मेरे पति के गले लग गई। वो तो है, डर तो लगता ही है। अरे चिंता मत करो, मेरा भाई ऐसा नहीं है, ये आपसे बहुत प्यार करता है। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। समीरा और ईशा एक दूसरे के साथ बैठकर खूब बातें करते हैं। तेरे आने से तो रौनक हो गई समीरा, सच में, है ना बुआ जी? मैं हूँ ही ऐसी। तभी फिर से डोरबेल बजती है। अरे अब कौन आया होगा? शायद अभिषेक होगा, मैंने उसे बुलाया था, कुछ सामान मंगवाना था घर से। ईशा दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर उसका भाई अभिषेक ही था और उसके हाथ में एक सूटकेस था। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते जीजू, कैसे हैं आप सब? तभी अभिषेक और समीरा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। आओ बेटा, हम सब ठीक हैं। हेलो अभिषेक, मैं साहिल की कजिन समीरा हूँ। ओह अच्छा, हेलो। अंदर आ जाओ अभिषेक, बैठो तो सही। नहीं बस मैं चलता हूँ। अरे साले साहब ऐसे नहीं जाना, अब तो खाना खा कर ही जाना है। आप भी तो ऐसे ही जिद करते हैं ना हमारे साथ। नहीं जीजा जी, अभी तो मुझे भूख ही नहीं है। तो हम अभी कौन सा खिला रहे हैं, बैठ जाओ। शर्मा क्यों रहे हो? लगता है अभिषेक मुझसे शर्मा रहा है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभिषेक वहाँ रुक जाता है। वहीं अभिषेक और समीरा के बीच आंखों ही आंखों में बातें होने लगती है और दोपहर के वक्त मौका मिलते ही समीरा अकेले में अभिषेक से उसका नंबर भी ले लेती है। मैं तुम्हें कॉल जरूर करूंगी। कितने शर्मीले हो तुम सच में। ऐसी बात नहीं है, पहले कभी मिले नहीं है ना हम, तो बस हेजिटेशन हो रही है। तो क्या हुआ, पहली बार भी तो होता है ना कुछ। हाँ, चलो जाओ, कोई देख लेगा। समीरा को भी अभिषेक काफी अच्छा लगा था। शाम को अभिषेक घर आ जाता है और समीरा उसी रात अभिषेक को कॉल करती है और यहीं से उन दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती है। अगले दिन सुबह ईशा वेस्टर्न ड्रेस पहनकर कमरे से बाहर आती है। अरे बेटा, ये कैसे कपड़े पहने तूने? मम्मी आज मुझे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। ये सब कपड़े तू कब लाई थी? वो कल अभिषेक आया था ना, उससे मैंने यही मंगवाए थे, घर पर रखे थे सारे कपड़े। लेकिन कुछ और पहन ले बेटा, ये तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। वहीं समीरा अपने कमरे में से ये सब देख रही थी, लेकिन वो चुप रहती है। लेकिन मम्मी, मैं मेरी पसंद के ही कपड़े पहनूंगी ना, चाहे किसी को अच्छे लगे या ना लगे। ठीक है, फिर टाइम से घर आ जाना। अभी तक तूने कुछ भी बनाना सीखा नहीं है। हाँ, आ जाऊंगी। ईशा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है। क्या बात है बुआ जी, आजकल आप परेशान सी लगती है। बेटा, ईशा को घर का कोई भी काम नहीं आता और ऊपर से सीखना भी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, सीख जाएगी। भाभी थोड़ी मॉडर्न टाइप की है। बेटा, मॉडर्न तो तू भी बहुत है, लेकिन मुझे तो लगता है तुझे सारा काम आता है। हाँ बुआ जी, आपको तो पता ही है ना मम्मी का स्वभाव, उन्होंने सब कुछ सिखा दिया। वही तो, लड़की को तो आना ही चाहिए। अभी से कुछ कह भी तो नहीं सकते, फिर साहिल को बुरा लगता है। आप चिंता मत कीजिए बुआ जी, धीरे धीरे भाभी को समझ में आ जाएगी। लेकिन समीरा नहीं जानती थी कि असल में ईशा ही जानबूझकर कोई काम नहीं करती थी। शाम हो जाती है और समीरा अपने घर वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद ईशा घर आती है। बेटा, मैंने तुझे कहा था ना, जल्दी आ जाना, तू तो बहुत लेट आई है। मम्मी, अब आपसे थोड़ी ना पूछूंगी आने का, मैं बहुत थक गई हूँ। प्लीज मेरे लिए चाय बना दीजिए। बना कर लाती हूँ, साथ में खाने के लिए भी कुछ ले आना।
मैं कमरे में जा रही हूँ, वहीं दे देना। बेचारी विनीता चुपचाप ईशा के लिए चाय बनाने चली जाती है। क्या करूँ, अगर ईशा को कुछ कहा तो साहिल नाराज हो जाएगा और साहिल की खुशी में ही मेरी खुशी है, ये तो सहना ही पड़ेगा। इसी तरह से ईशा अपनी सास पर हुक्म चलाती रहती थी और विनीता भी चुपचाप सारा काम कर देती थी। कुछ दिनों बाद, बेटा तेरी शादी को 5 महीने हो गए हैं, तूने एक भी सब्जी बनानी नहीं सीखी अभी तक। मम्मी बस बहुत हो गया, मुझे नहीं सीखना, मैंने कह दिया ना आपसे, आपको करना है तो करो वरना नौकरानी लगा लो। बेटा ऐसी क्यों बात कर रही है? तो और मैं क्या करूं? मैंने साहिल से पहले कह दिया था कि मुझसे काम वाम नहीं होता और मुझ पर प्रेशर मत दो वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कह, साहिल तुझसे बहुत प्यार करता है, वो तेरे बिना कैसे रहेगा? वो तो आप देखो ना, अगर आप अपने बेटे को खुश रखना चाहती हैं तो मुझे भी खुश रखना पड़ेगा। अब जाइए और आज मेरे लिए कोफ्ते बना लेना। ठीक है। बेचारी विनीता बहू के आने के बाद अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह गई थी। कुछ दिनों बाद विनीता बात करने के लिए फिर से अपने बेटे के पास जाती है। साहिल बेटा, अब तो इतना टाइम हो गया है, तूने समझाया नहीं क्या ईशा को? वो घर की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाती। मम्मी मैंने उसे कई बार कहा है, लेकिन अभी वो अपनी लाइफ जीना चाहती है। तो लाइफ जीने के लिए कौन रोक रहा है, लेकिन कुछ तो जिम्मेदारी निभाए अपनी। मम्मी अगर आपसे नहीं होता तो आप बता दो, मैं कोई नौकरानी रख लूंगा। बेटा नौकरानी भी सारे काम नहीं करती है, खुद को भी कुछ करना पड़ता है। मैं धीरे धीरे ईशा को समझा रहा हूँ। आजकल तो ईशा घर पर भी नहीं रहती, हर दूसरे दिन कहीं घूमने, कभी पार्टी करने तो कभी कुछ जाती रहती है। तो क्या हुआ मम्मी, उसकी उम्र है अभी, उसे जीने दो जिंदगी जैसे वो जीना चाहती है, कुछ गलत नहीं कर रही है वो, मैं जानता हूँ उसे। ठीक है, अगर तुझे सही लगता है तो। विनीता हर तरीके से अपने बेटे को समझाती है, लेकिन साहिल था कि मानने को तैयार ही नहीं था और विनीता बेचारी चुपचाप नौकरानी की तरह काम करती रहती और अपनी बहू का हुक्म मानती रहती। कुछ दिनों बाद ईशा गेस्ट रूम साफ कर रही थी। ये देखकर विनीता खुश हो जाती है। अरे वाह ईशा बेटा, आज तो तू खुद ही काम पर लग गई। आज मेरी कुछ फ्रेंड्स आने वाली है और आप है कि घर का ध्यान ही नहीं रखती। देखो कितनी मिट्टी हो गई है, मुझे ही साफ करना पड़ रहा है। बेटा मैं घर का सारा काम तो करती हूँ, तो कभी कभी डस्टिंग करना रह जाता है। आपसे तो ढंग से घर भी नहीं संभलता, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। तो क्या हुआ बेटा, ये भी तो तेरा ही घर है। मुझे भाषण मत दीजिए और आज कुछ अच्छा सा बना लेना। बेटा आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। लो जी, अब बहाना शुरू हो गया। आप दवाई ले लो, मैं पहले कह रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। बेटा तू बाहर से कुछ मंगवा ले, सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। बाहर से मंगवाने के लिए पैसे मुझे आप देंगी क्या? बस पहली बार मेरी फ्रेंड्स घर पर आ रही है और आप है कि। अरे अरे शांत हो जा, मैं बना दूंगी, गुस्सा मत कर। ईशा के कड़वे व्यवहार के आगे वनीता चुप हो जाती है और काम करने लग जाती है। थोड़ी देर में ईशा की 3 फ्रेंड्स घर पर आ जाती है और विनीता सबके लिए चाय लेकर आती है। अरे वाह ईशा, तेरी तो मौज है, परमानेंट नौकरानी रखी है तूने घर में। हमारे घर में तो है ही नहीं, खुद ही करना पड़ता है सब। ईशा की फ्रेंड्स की बातें सुनकर विनीता हैरान रह जाती है, क्योंकि उन सब ने विनीता को घर की नौकरानी समझ लिया था। बेटा मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। तभी ईशा गुस्से से वनीता को देखती है और चुप रहने का इशारा करती है। अरे ये हमारे घर की मेंबर जैसी ही तो है, इन्हें नौकरानी कहकर मत बुलाओ, इनको बुरा लगता है। ईशा की ये बात सुनकर वनीता और भी हैरान थी कि ईशा अपनी फ्रेंड्स के सामने इस तरीके से पेश आ रही थी। तभी विनीता को बहुत गुस्सा आ जाता है। चलो नौकरानी जी बोल लेते हैं फिर, रिस्पेक्ट के साथ। बस बहुत हो गया, तुम सबको बिल्कुल भी तमीज नहीं है बात करने की। ये आप कैसी बात कर रही हैं मेरे फ्रेंड्स के सामने? तुम इनको क्यों नहीं बता देती कि मैं तुम्हारी सास हूँ, इस घर की नौकरानी नहीं? ओह अच्छा, सॉरी, हमें पता नहीं था आंटी जी कि आप ईशा की सास हैं। इसकी बातों से तो लग रहा था कि आप घर की नौकरानी हैं। माफ करना। सही कहती हो तुम, ये भी मुझे नौकरानी ही समझती है, इसीलिए ऐसा बर्ताव है इसका। मम्मी जी क्यों तमाशा बना रही हैं आप? पहली बार तो मेरे घर पर मेरी सहेलियां आई हैं और आपने सारा कबाड़ा ही कर दिया। चलो यार हम यहाँ से चलते हैं, इनके घर का तो माहौल ही ठीक नहीं है। नहीं नहीं, तुम तीनों कहाँ जा रही हो? यार रुक जाओ। कोई बात नहीं ईशा, हम फिर कभी दोबारा आ जाएंगे। तुम सास बहू एक बार सारा मैटर सॉल्व कर लो। और ईशा वैसे तुम्हें बता देना चाहिए था, अगर ये तुम्हारी सास है तो तुम क्यों इन्हें नौकरानी का दर्जा दे रही थी? यार मैं बताने वाली थी। खैर ईशा की तीनों फ्रेंड्स वहाँ से चली जाती है और फिर ईशा को विनीता पर बहुत गुस्सा आता है। मम्मी आज आपने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती की है, इतनी ज्यादा की है कि मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अच्छा ये तेरी बेइज्जती है, और तू जो मुझे सबके सामने नौकरानी कह रही थी उसका क्या? तो क्या हो गया अगर कह दिया तो? मेरी थोड़ी सी शान रह जाती। अपनी सास को नौकरानी बनाने को तू शान समझती है? बेटा
बहुत अच्छी बात है। ये बात कहते ही विनीता की आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन ईशा के ऊपर कोई असर नहीं होता। इतने महीनों से मैं इस घर का सारा काम कर रही हूँ, सिर्फ इसी दबाव में कि तू खुश रहेगी, तभी मेरा बेटा खुश रहेगा। लेकिन तुझे तो कदर ही नहीं है। मैंने अब ऐसा क्या कर दिया? अगर मुझे काम करना नहीं आता तो इसमें मेरी क्या गलती है? बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरी है और मेरे अंधे बेटे की है, जो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, आप तो चाहती हैं कि मैं आपके बेटे से अलग हो जाऊं, और आपको बहू थोड़ी ना चाहिए, आपको तो काम वाली चाहिए थी। तू मेरी बेटी जैसी है, इसीलिए मैं तुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन तूने तो मुझे अपनी सास तक नहीं समझा, एक नौकरानी बनाकर रख दिया। मैंने तो कोई नौकरानी नहीं बनाया, अब खुद बनी है। अब मैं तुझे क्या समझाऊं? तुझे तो वक्त समझाएगा। क्यों मुझे बददुआएं दे रही हैं? ऐसा भी मैंने आपके साथ कोई बुरा नहीं किया है, ठीक है ना? तभी ईशा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और विनीता रोते हुए वहीं बैठ जाती है। हे भगवान, मैं इतना करती हूँ फिर भी मुझे ये सिला मिला है, न जाने आगे क्या होगा। तभी उनके घर समीरा आ जाती है और विनीता जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। अरे बुआ जी, क्या हुआ? आ गई बेटा, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, पर आप जल्दी से बताओ क्या बात है। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। मुझे पता है कि आप रो रही थी, अब बता रही हैं या जाकर भाभी से बात करूं? नहीं बेटा, उससे कुछ मत कहना, वो तो वैसे ही गुस्से से मुंह फुलाए बैठी है। लेकिन हुआ क्या है? विनीता उसे सारी बात बताती है। समीरा को बहुत हैरानी होती है, साथ ही बुरा भी लगता है। बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए, बस कुछ ही टाइम की बात है, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन बेटा, तू क्या करेगी, कैसे करेगी, वो सब आप देखते जाइए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, भला तू ईशा को कैसे समझा सकती है? मैं भाभी को तो नहीं समझा सकती, लेकिन और भी तरीके हैं। समीरा के मन में आखिर क्या चल रहा था, ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। कुछ ही दिनों बाद ईशा के पास उसकी माँ अंजनी का फोन आता है। फोन पर, बेटा कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप बताइए। बेटा, एक बहुत खुशखबरी की बात है। पूछ तो क्या? पूछना क्या है, जल्दी से बता दो ना। अभिषेक का रिश्ता पक्का कर रहे हैं। अच्छा, पर कहाँ? वो तेरी ननद है ना समीरा, उसके साथ। अभिषेक और समीरा काफी महीनों से एक दूसरे से बात करते हैं। उसने अपने घर पर भी बात कर ली है, सब राजी हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अच्छी लड़की है समीरा। कुछ दिनों में समीरा और अभिषेक की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन ईशा और उसकी सास अभी अंजनी के घर पर ही थे। समीरा, अब तो तुम मेरी भाभी बन गई हो, खूब जमेगी हम दोनों की। हाँ, वो तो है ही। वैसे बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम दोनों तो, किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं लगने दी। हमें लगा सब कुछ अच्छे से हो जाए तभी सबको बताएंगे। चलो अच्छा ही है, बच्चों की खुशी में ही हम सबकी खुशी है। बुआ जी, ये साहिल कहाँ रह गया? दिख नहीं रहा। बेटा, वो किसी काम से बाजार गया है, बस थोड़ी देर में हमें लेने के लिए आ जाएगा। लेकिन समधन जी, इतनी जल्दी आप कहाँ जा रही हैं? 2-4 दिन तो रुकिए। नहीं बहन जी, पीछे घर पर भी ताला लगा हुआ है 2 दिन से। हाँ मम्मी, अब तो मेरा भी वापस ससुराल जाने का ही मन है। थोड़ी देर में साहिल आता है, फिर ईशा और वनीता उसके साथ वापस अपने घर आ जाती हैं। समीरा एक आदर्श बहू थी और वो घर की हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही थी। अभिषेक और उसके माँ बाप समीरा से बहुत खुश थे। देखते देखते 2 महीने बीत गए। एक दिन समीरा और अभिषेक एक साथ बैठे थे। समीरा, मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मेरी पत्नी हो। कितना ध्यान रखती हो तुम मेरा और मेरे माँ बाप का। ये सब तो मेरा फर्ज है अभिषेक, लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बताओ। बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी बहन मेरी बुआ के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती। क्या? सचमुच? अभी तक वो सुधरी नहीं है? मेरी बुआ घर की नौकरानी की तरह सारा दिन काम करती रहती है। मुझे तो पहले ही पता था कि ईशा ऐसा कुछ जरूर करेगी। वो शादी से पहले भी घर में कुछ नहीं करती थी। बस मुझे इसी बात की चिंता खाई रहती है कि न जाने क्या होगा उनका। आज भी बुआ से बात हुई, वो बहुत दुखी हैं। तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वहीं ईशा जानती थी कि समीरा बहुत अच्छी तरह से रह रही है और उसके माँ बाप भी समीरा से काफी खुश हैं। लेकिन ईशा का व्यवहार नहीं बदला था। मम्मी जी, आज रात के लिए क्या सब्जी बना रही हैं? ईशा, काफी टाइम से देख रहा हूँ कि तुम घर का कोई काम नहीं करती हो। अब मम्मी की भी उम्र हो रही है, थोड़ा हाथ बटाया करो उनका। ये तुम मुझे कह रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना मुझे घर का काम नहीं आता। नहीं आता तो सीख लो ना। मम्मी जब तुम्हें सिखाती हैं तो क्यों नहीं सीखती हो? ओह अच्छा, दोनों माँ बेटे एक हो गए हैं अब। मैं काम नहीं करती तो दोनों को चुभ रही है ये चीज। ऐसी बात नहीं है ईशा, लेकिन बहू की कोई जिम्मेदारी भी तो होती है। बेटा, मैं तो कह कह कर थक गई, ये मेरी बात नहीं सुनती है। हाँ, दोनों मेरे पीछे पड़ जाओ। अब इस घर में रह रही हूँ तो आप दोनों को अच्छी नहीं लग रही।
गलत तरफ मत लेकर जाओ बात को। साहिल बेटा चुप हो जाओ, रहने दो। मैं नहीं चाहती कि एक छोटी सी बात के पीछे सबके रिश्ते खराब हो जाएं। यही चाहती हैं आप, तभी तो अपने बेटे को भड़काती रहती हैं। मुझे माफ कर दो, चुप हो जाओ। भगवान की खातिर मैं सारा काम कर लूंगी। साहिल भी मुंह फुलाकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ईशा उसकी कोई बात नहीं समझ रही थी और वनीता भी हर बार चुप हो जाती थी ताकि घर में शांति बनी रहे। कुछ दिनों बाद अंजलि अपनी बेटी ईशा को फोन करती है और अंजलि काफी दुखी थी। फोन पर, क्या हुआ मम्मी, परेशान लग रही हैं आप? बेटा न जाने समीरा को क्या हो गया है, आजकल तो अच्छे से बात भी नहीं करती वो। क्यों, किसी ने कुछ कहा क्या भाभी को? आप तो इतनी तारीफ करती थी भाभी की। हाँ बेटा, मैंने तुझे बताया ही था कि वो कितनी अच्छी लड़की है, सबका इतना ध्यान रखती है, मुझे तो एक काम को भी हाथ नहीं लगाने देती। हाँ वही तो, अब ऐसा क्या हो गया? बेटा घर पर तो कुछ भी नहीं हुआ है, न जाने क्यों अचानक ही इसका व्यवहार बदल गया है। कोई काम नहीं करती, न बात करती है ढंग से। अरे मुझे करने दो भाभी से बात, ऐसा क्या हो गया है? नहीं नहीं बेटा, तू कुछ मत कहना, माहौल और खराब हो जाएगा, उसे लगेगा हम शिकायतें लगाते हैं। ऐसी थोड़ी ना चलता है मम्मी, आप कोई काम करने के लिए थोड़ी ना है। अब बहू आ गई है तो आपको क्या जरूरत है? कोई बात नहीं बेटा, अभी बस तुझे बता रही हूँ, तू किसी से कुछ कहना मत, शायद थोड़ी दिनों में सब सही हो जाए। अगर ज्यादा दिक्कत है तो बता दो, मैं तो घर आकर समझा दूंगी उसे अच्छे से। नहीं बेटा, अभी शांति रख, कोई परेशानी होगी तो फिर से बताऊंगी। ठीक है, तंग मत होना। चलो अब रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। अंजलि के मुंह से ये सब बातें सुनकर ईशा हैरान रह गई थी, क्योंकि वो समीरा को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन अब समीरा बदल चुकी थी। कुछ दिन बाद ईशा अपने मायके जाती है और देखती है कि उसकी माँ अंजलि की हालत काफी खराब है और वो घर में पोछे लगा रही थी। ये देखकर ईशा को बहुत बुरा लगता है और वो काफी गुस्सा हो जाती है। अपनी माँ अंजलि को ऐसे हाल में देखकर ईशा को बहुत गुस्सा आ गया था। मम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? आप क्यों सफाई कर रही हैं? अरे बेटा, तू अचानक से यहाँ? तभी वहाँ पर महेश भी आ जाता है, वो भी दुखी लग रहा था। बस बेटा, बहू के आने से सास ससुर के यही हाल हो जाते हैं। लेकिन भाभी है कहाँ? बुलाओ जरा, मैं बात करती हूँ। ये क्या हाल बना रखा है मेरे माँ बाप का? क्या बताएं बेटा, समीरा ने तो ऐसा रुख बदला है कि गिरगिट भी फेल है। हाँ, और वो तो हमसे ढंग से बात तक नहीं करती है। और अभिषेक का क्या? वो अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता कि उसके माँ बाप का क्या हाल हो गया है? वो तो समीरा के रंग में रंग गया है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। उसे डर लगता है कि कहीं समीरा को कुछ कहा और वो घर छोड़कर ना चली जाए। अरे ऐसे जाती है तो जाए, वैसे वो है कहाँ? जल्दी बताओ, मुझे बात करनी है। बेटा वो दोनों तो घर ही नहीं है, अभिषेक तो काम पर गया है और समीरा अपनी 2 सहेलियों के साथ घूमने गई है। अच्छा, घर का सारा काम छोड़ छाड़ के सारा बोझ आप पर डालकर खुद घूमने चली गई है? हाँ, वो तो ऐसे ही करती है बेटा। पर तू कैसे अचानक आ गई यहाँ? मैं तो घर का हाल देखने आई थी। सास को बताकर तो आई है ना? हाँ, बताकर ही आई हूँ कि घर जा रही हूँ। अच्छा, अभी फोन करती हूँ समीरा भाभी को। ईशा समीरा को फोन करती है, लेकिन समीरा उसका फोन नहीं उठा रही थी। वो कई बार फोन कर चुकी थी। देखो तो, भाभी ने मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया है। बेटा तू शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं कैसे शांत हो जाऊं? इसके लिए थोड़ी ना शादी की थी आपने अपने बेटे की। बहू लाए हैं तो कोई सुख भी तो होना चाहिए बहू का। बस बेटा, आजकल का जमाना ही ऐसा है। कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल मैं घर जा रही हूँ, कल फिर से आऊंगी जब समीरा घर पर होगी। ठीक है बेटा। ईशा वहाँ से वापस अपने ससुराल पहुँच जाती है और वनीता समझ जाती है कि वो परेशान है। क्या बात है ईशा, परेशान लग रही है? कुछ नहीं है। अरे तू तो अपने मायके में गई थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्यों आ नहीं सकती क्या मैं? गुस्से से क्यों बात कर रही है? क्या हो गया है? सब ठीक तो है ना तेरे मायके में? कुछ ठीक नहीं है। आपकी भतीजे ने मेरे माँ बाप का जीना हराम कर रखा है। लेकिन उसने क्या कर दिया? मेरे माँ बाप ने अभिषेक की शादी इसीलिए करी थी ताकि उनको बहू का सुख मिल सके, लेकिन समीरा तो गिरगिट की तरह रंग बदल गई। अभी कुछ देर पहले ही तो फोन आया था, सब ठीक लगा मुझे। मैंने उसे बताया कि तू निकली है मायके जाने के लिए, आपके सामने थोड़ी ना अपनी गलती बताएगी। लेकिन उसने किया क्या है वो तो आप उसी से पूछिए ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे सब ठीक करूं? बेटा आजकल की बहुएं तो ऐसी ही होती हैं। अच्छा, तो अब आप मुझे ताने मार रही हैं? नहीं नहीं, मैंने तेरा तो नाम ही नहीं लिया। चाहे मैं जैसी भी हूँ, समीरा की तरह तो फिर भी नहीं करती। चलो कोई बात नहीं, मैं समीरा से बात करती हूँ। कोई बात नहीं कह रही हैं आप? मुझे तो लगता है आप ही उसे भड़काती होंगी ये सब करने के लिए। मुझसे बदला ले रही हैं क्योंकि मुझे घर का कोई काम नहीं आता। बेटा मैं ऐसा क्यों करूंगी? किसी का घर उजाड़ कर मुझे कैसे सुख मिल सकता है? रहने दीजिए, ये अच्छी अच्छी बातें किताबों में ही अच्छी लगती है,
ये सब आप ही दोनों का किया धरा है? नहीं, तू गलत समझ रही है बेटा। ईशा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और रात को जैसे ही साहिल घर आता है वो सब कुछ साहिल को बता देती है। अरे तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? हम समीरा को समझा देंगे। क्या समझा देंगे? सारा काम मेरी माँ करती है और ऊपर से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। ये सब आपकी माँ का किया धरा है। लेकिन मेरी मम्मी ऐसा क्यों करेगी? मुझे नहीं पता, बस मुझे रहना ही नहीं है आपकी मम्मी के साथ। ये तुम क्या कह रही हो? मम्मी और कहाँ रहेंगी? मुझे क्या पता, वो आप देख लो कोई वृद्ध आश्रम या कोई जगह जहाँ वो रह सके, नहीं तो मैं इस घर से चली जाती हूँ। ओहो, एक तो तुम्हारा गुस्सा। तुम शांत हो जाओ, हम कल सुबह कुछ करते हैं बात। बस कल तक का ही वक्त है। अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ ना मेरे घर पर तो देख लेना। ठीक है, शांत हो जाओ, गुस्से में कुछ भी बोल देती हो। अगली सुबह ईशा अपनी नींदों में ही थी, तभी उसके पास उसकी माँ का फोन आता है। अंजलि रोते हुए बात करती है कॉल पर। बेटा जल्दी से घर आजा, यहाँ हालात बिल्कुल खराब है। कि क्या हुआ मम्मी? बस तू घर आजा बेटा, ये समीरा तो हमें घर से बाहर निकाल रही है। बोल रही है कहीं भी धक्के खाओ या वृद्धाश्रम में रहो। हे भगवान, मैं अभी आती हूँ मम्मी, चिंता मत करो। वहीं ईशा के बगल में साहिल भी सो रहा था। वो तो उसे जोर जोर से उठाने लग जाती है। साहिल उठो, देखो तुम्हारी बहन ने क्या किया है। मेरे माँ बाप को धक्के देकर निकाल रही है घर से, जल्दी चलो। क्या? तभी ईशा और साहिल उसी हाल में भागते हुए कमरे से बाहर आते हैं तो विनीता उन्हें देखकर चौंक जाती है। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे भागे भागे कहाँ जा रहे हो? ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। आपकी भतीजे ने मेरे माँ बाप को घर से धक्के दे दिए हैं। अब वो कहाँ जाएंगे बेचारे? हे भगवान, चलो मैं भी चलती हूँ, समझाती हूँ उसे। विनीता, ईशा और साहिल गाड़ी में बैठते हैं और ईशा के मायके पहुँच जाते हैं। वहाँ अंजनी और महेश अपने सामान के साथ घर के बाहर बैठे थे और रो रहे थे। देखना बेटा, ये क्या किया है समीरा और अभिषेक ने। ये कलयुग के बच्चे हैं। ऐसे करो, तुम हमें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? ये घर आपका है, उनका नहीं। बेटा, अब बहू बेटी की खुशी के लिए हमें इस घर से जाना ही होगा। इन दोनों को तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। है कहाँ वो? बेटा अंदर ही है, गेट ही नहीं खोल रहे। देख तो, अंदर से गेट भी बंद कर रखा है। ईशा दरवाजे पर जाती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। गेट खोलो अभिषेक, समीरा भाभी, गेट खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। कोई भी गेट नहीं खोलता और ईशा दरवाजा बजाते बजाते परेशान होने लगती है और दुखी होकर रोने लग जाती है। परेशान मत होइए समधन जी, आप हमारे घर चलिए। समीरा और अभिषेक से हम बाद में बात करेंगे। विनीता की ये बात सुनकर ईशा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे विनीता से उम्मीद नहीं थी। ये आप क्या कह रही है मम्मी जी? बेटा वो भी तो इन्हीं का घर है। नहीं नहीं समधन जी, भला हम वहाँ कैसे रह सकते हैं? हाँ पापा जी, अब आपके 2 घर हैं, चलिए आप। तभी ईशा को शर्मिंदगी महसूस होने लग जाती है कि वो अपनी सास के बारे में कितना गलत सोच रही थी। मम्मी जी, मुझे तो हैरानी हो रही कि आप इतनी बात कह सकते हैं। मुझे लगा आप मेरे माँ बाप को दुख देना चाहती हैं। बेटा, तू तो मुझे हमेशा से ही गलत समझती आई है। खैर छोड़ अभी ये सब। सभी वहाँ से जाने लगते हैं कि अचानक घर का दरवाजा खुल जाता है और अभिषेक और समीरा बाहर आ जाते हैं। शर्म नहीं आती अभिषेक तुझे? तेरी कल की आई बीवी तेरे माँ बाप को घर से निकाल रही है और तू गेट बंद करके बैठा है। तो इसमें गलत क्या है? हमें नहीं पसंद इनके साथ रहना। और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है ईशा भाभी, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। अच्छा, इतना घमंड? अगर सास ससुर अच्छे नहीं लगते थे तो शादी करने की क्या जरूरत थी? तभी अभिषेक और समीरा ईशा के पास आते हैं और मुस्कुराने लगते हैं और समीरा ईशा को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो ईशा भाभी ये सब करने के लिए। ये देखकर ईशा हैरान रह जाती है और विनीता भी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तभी अंजनी और महेश भी मुस्कुराने लगते हैं और अभिषेक भी अपनी बहन को गले से लगा लेता है। माफ कर दे ईशा, ये सब नाटक हमने तुम्हें समझाने के लिए किया था। वहीं ईशा और विनीता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन साहिल सब जानता था। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, आप दोनों के अलावा बाकी सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। ईशा, हम सबको पता लग गया था कि तुम अपने ससुराल में कैसे रह रही हो और विनीता आंटी घर का सारा काम करती रहती थी। लेकिन समधन जी इतनी अच्छी है कि तुम्हें कुछ नहीं कहा और साहिल जी ने भी इस डर से नहीं कहा कि कहीं तुम छोड़कर ना चली जाओ। और इसी कारण से हमें ये सब नाटक करना पड़ा भाभी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बहू को भी सास ससुर को माँ बाप की तरह समझना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। बहू की भी कोई जिम्मेदारी होती है। ये सब जानकर ईशा हैरान रह जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है और उसे अपने किए पर पछतावा था। कितनी बेवकूफ थी मैं अपने माँ बाप के लिए अच्छी बहू चाह रही थी, लेकिन खुद एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। हाँ बेटा, लेकिन अब तुझे समझ आ गई होगी। हाँ, बहुत अच्छे से। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं बहुत अच्छी बहू बनकर रहूंगी। ईशा सबसे माफी मांगती है
और इसके बाद से ईशा एक आदर्श बहू के सारे फर्ज निभाती है और सब बहुत खुश थे। अब दोनों घरों में खुशियां ही खुशियां आ गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।